चलिए, नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। सभी को गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जो भी LSW का क्लास आज करना चाहते हैं वो जल्दी से लाइव आ जाएं। 1:30 बजे का समय दिया गया था। कुंदन सिंह जी नमस्कार। LSW के लिए लाइव क्लास से आप जुड़ना चाहते हैं तो क्लास स्टार्ट हो गया है, आप जुड़ सकते हैं। जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए। यदि आपके कोई भी दोस्त मित्र LSW से तैयारी करना चाहते हैं, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट LSW है, तो वे हमारे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। जरूर आप लोग जुड़िए। चलिए, जल्दी से जुड़ जाएं आप सभी लोग, लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए, इसके पहले हमने आपको LSW का डेमो क्लास 1 का वीडियो लाइव दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि LSW जो है वह क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, कैसे प्रश्नों को लिखा जाता है, कहाँ से किस सेक्शन से कौन से प्रश्नों का हमें चयन करना है, कौन से सेक्शन वाले प्रश्नों को हमें छोड़ना है। तो ये सारी बात मैंने आपको LSW के डेमो क्लास 1 में बता दिया था। तो आप पहले यदि चाहें तो वे वाले वीडियो भी जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। और मैंने यह भी बताया था कि आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वह डायरेक्ट क्या होगा, टॉपिक से संबंधित होगा, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह देख रहे हैं आप, वह क्या है, भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि हमारा जो संविधान है उसमें श्रमिकों के लिए या श्रमिकों के दृष्टिकोण से कौन कौन से उपबंध जारी किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान लाए गए हैं, इन सारी बातों का आज हम चर्चा करेंगे। और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से लगातार सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। यदि आप LSW के विगत के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो 64वीं में भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, 65वीं में भी पूछे गए हैं और 66वीं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये सवाल, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आज इसे अच्छे से समझेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या श्रम संबंधी उपबंध किए गए हैं। तो चलिए, जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग। हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं और देखेंगे। पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, तो सबसे पहले इस टॉपिक में मैं आपको एक फ्रेमिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आंसर लिखने से पहले आप अपने आंसर शीट यानी आप अपने आंसर कॉपी में एक फ्रेमिंग कर ले। ऊपर में ही आप एक फ्रेमिंग कर ले, उसके बाद उसकी व्याख्या करें, उसके बारे में लिखे, तो आपको लगेगा क्या कि हम सारी बातों को समाहित अपने आंसर में कर पाए हैं। और यदि प्रश्नों की फ्रेमिंग आप अपने प्रश्न उत्तर के ऊपर में करते हैं तो कॉपी जांच करने वालों को भी यह फ्रेमिंग देखने से पता चल जाएगा कि आपने किस किस बातों पर चर्चा किया है और वहां से आपको प्राप्तांक अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू किया गया। तो संविधान लागू जब किया गया तो कई सारे जो श्रमविद थे, जो श्रम विद्वान थे, जो उन्होंने क्या किया, जब संविधान का अध्ययन किया तो संविधान का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो श्रमिकों के हितों के दृष्टिकोण से लाए गए हैं या किए गए हैं। तो यहाँ से हम जब संविधान का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि श्रमिकों के हितों की बात की गई है, श्रमिकों के समस्याओं की हल करने की बात की गई है। तो संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो संविधान में एक नागरिक के हितों का प्रावधान तो है ही, लेकिन साथ साथ श्रमिकों की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो समस्याएं हैं, उनके दृष्टिकोण से भी कई सारे प्रावधान दिखाई देते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान में श्रमिकों के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रावधान लाए गए हैं जो उनके श्रम से संबंधित हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसकी हम फ्रेमिंग कैसे करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले फ्रेमिंग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आप जैसा कि लिखते आ रहे हैं
क्या लिखेंगे, एक भूमिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भूमिका को लिखेंगे। और भूमिका मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, तो भारतीय संविधान में श्रम संबंधित प्रावधान को दर्शाना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। दूसरा में क्या लिखेंगे दोस्तों, दूसरा में लिखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार। और तीसरा में क्या लिखेंगे दोस्तों, तीसरा में हम लिखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के निर्देशक तत्व में जो जो प्रावधान किए गए हैं, यानी कि डीपीएसपी के तहत किए गए श्रमिकों के लिए प्रावधान। और चौथा हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो विधायी शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसके अंतर्गत प्रावधान किए गए उपबंध। तो यहां से हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इस तरीके से आप फ्रेमिंग कर ले, एक चार्ट बना ले दोस्तों। चलिए एक चार्ट बना ले और चार्ट बना करके आप समझने का कोशिश करें। तो सबसे पहले भूमिका पर हम चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा मैं आपको करके बताऊंगा। उसके बाद क्या है, तो भारतीय संविधान में श्रम संबंधित प्रावधान या उपबंध। तो भारतीय संविधान में जो श्रम संबंधित प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, उसे हम 4 समूहों में बांट करके देख सकते हैं। पहला क्या है हमारा, तो पहला आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मतलब क्या हो गया कि हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें यह बात कही गई है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। और यहाँ पर कल्याणकारी राज्य कहने से क्या अर्थ है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पर जो प्रस्तावना में बात की गई है, क्या बात की गई है, तो भारत क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य होगा। भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, यही हमारे प्रस्तावना में कही गई है। और कोई भी राज्य, कोई भी देश कल्याणकारी तब होगा जब उस राज्य के अंतर जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने का कार्य किया जाए। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कही गई है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, लेकिन कोई भी राज्य कल्याणकारी तभी होगा जब उस राज्य के अंतर्गत, उस राज्य के अंदर आने वाली सभी समस्याओं को हल करने का कार्य किया जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत श्रमिकों की जो समस्या आएगी उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि समान काम समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा। श्रमिकों के कम जो दैनिक भत्ता है उसके लिए विचार किया जाएगा। तो ये सारे हमारे जो आते हैं वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत चाहे वह भारत के नागरिक हो चाहे वह श्रमिक हो, ठीक है, इसके अंतर्गत चाहे वह भारत के नागरिक हो, एक मिनट, जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दें। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत क्या होगा, चाहे वो भारत के हो, भारत के नागरिक हो या श्रमिक हो, सभी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना पड़ेगा। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी हो सकेगी जब भारत के सभी नागरिक, सभी श्रमिकों को क्या किया जाए, समान अवसर दिया जाए, समान रूप से सभी समस्याओं को क्या किया जाए, समाप्त करने का कोशिश किया जाए और उसे समान अवसर प्रदान किया जाए और उसके जो भी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उनको भी क्या किया जाए, समाधान किया जाए। तभी हमारा राज्य या कोई भी राज्य क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य होगा। दूसरा क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में श्रम संबंधित क्या क्या उपबंध किए गए हैं, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, तो मौलिक अधिकार क्या है, तो हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में स्थित है।
मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 स्थित है। और जब हम इन आर्टिकलों का अध्ययन करते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो हम पाते क्या है कि इनमें कई ऐसे प्रावधान जो हैं वह विशेषकर श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं, श्रमिकों के हितों को दृष्टिकोण में रखते हुए बनाए गए हैं। अब उनमें से कौन कौन से आर्टिकल है दोस्तों, तो जैसे हम देखते हैं अनुच्छेद 14, जैसे हम देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष क्षमता, यानी कि भारत में या देश में सभी के लिए कानून क्या है, समान है। सभी नागरिक के लिए कानून क्या है, समान है। मतलब कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वह श्रमिक हो, चाहे वह नागरिक हो, चाहे वह नियोजक हो। अक्सर हम लोग देखते क्या है दोस्तों कि श्रमिक जो होते हैं वह आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और नियोजक जो होता है वह आर्थिक रूप से मजबूत होता है। तो नियोजक द्वारा क्या किया जाता है, श्रमिकों पर शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में जो अनुच्छेद 14 है वह बतलाता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ श्रमिक हो या आर्थिक रूप से मजबूत क्या हो, नियोजक हो, दोनों के लिए कानून एक समान है। और यदि कोई नियोजक चाहे वह कितनी भी बड़ी पूंजीपति वाला हो, यदि श्रमिकों को परेशान करता है, शोषण करता है, तो कानून उसे भी सजा देने का प्रावधान रखता है। यही अनुच्छेद 14 में बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 15। दोस्तों मैं अभी समझा रहा हूं इसे, फिर मैं आपको लिख करके बताऊंगा कि कैसे। चलिए फिर मैं आपको लिख करके भी बताऊंगा, इस प्रश्न को मैं लिख करके आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखना है। अभी मैं सिर्फ आपको एक की पॉइंट बता रहा हूं कि किन किन चीज़ों के की पॉइंट में आप रखेंगे। ये सारा चीज़ की पॉइंट है, इसे आप अपने मस्तिष्क में रखें और जब आप लिखना स्टार्ट करें तो ये सारे की पॉइंट को आप क्या करें, अपने आंसर में दिखा दें। तो दूसरा, आप जब आर्टिकल 15 पढ़ेंगे दोस्तों, तो आर्टिकल 15 क्या है आपको मालूम है। आर्टिकल 15 क्या है, भेदभाव पर निषेध। मतलब कि देश के अंदर किसी भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि यह अनुच्छेद हमें बतलाता है कि कोई भी श्रमिक यदि किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहा हो, किसी कल कारखाने में काम कर रहा हो, किसी सरकारी नियोजन में काम कर रहा हो, तो वह श्रमिक किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब वह सभी के साथ हंस सकता है, सभी के साथ बैठ सकता है, नियोजन में किसी भी व्यक्ति के साथ खाना खा सकता है, बातें कर सकता है, बोल सकता है, चाहे वह निचली जाति या निचली धर्म का ही क्यों न हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि किसी नियोजन, किसी प्रतिष्ठान, किसी कारखाने में श्रमिकों की या फिर नीची जाति की जो श्रमिक हैं, जो निचले धर्म के श्रमिक हैं, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो हमारा आर्टिकल 15 क्या कहता है कि उसके समक्ष क्या किया जाए, कानूनी कार्यवाही किया जाए। उसके समक्ष क्या किया जाए, कानूनी कार्यवाही किया जाए। और यही हमारा आर्टिकल क्या है, 15 है। उसके बाद दोस्तों जब आप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जब आर्टिकल 16 आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो 16 में क्या है, अवसर की समानता। मतलब चाहे वह श्रमिक हो, चाहे वह नियोजक हो, सभी के लिए समान अवसर की समानता है। यदि श्रमिक के पास भी समान योग्यता है और नियोजक के पास भी समान योग्यता है, तो उसे समान अवसर प्रदान किया जाएगा। दोस्तों आप एक बात सोचिए कि मान लीजिए कोई श्रमिक है और वह ग्रेजुएशन पास है, और कोई नियोजक है वह भी ग्रेजुएशन पास है, और कोई यदि वैकेंसी आती है तो क्या श्रमिक और नियोजन के बीच भेदभाव किया जाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच अवसर की क्या किया जाएगा, समानता दिया जाएगा, दोनों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि श्रमिकों को एक ही अटेम्प्ट दिया जाएगा और नियोजक को 2 अटेम्प्ट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि श्रमिकों को समान अवसर प्रदान किया जाता है, किसके अंतर्गत, 16 के अंतर्गत, है ना। कोई भी श्रमिक हो, किसी भी सरकारी नियोजन में कार्यरत हो, किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत हो, किसी भी कल कारखाने में कार्यरत हो, उसे समान अवसर प्रदान किया जाएगा।
ठीक है, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। और यदि उसे समान अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो अनुच्छेद 16 यह प्रावधान देता है कि उसके विरुद्ध क्या किया जाए, कानूनी कार्यवाही किया जाए। चलिए, बिल्कुल सही बात। सर एलएसडब्ल्यू में एक क्वेश्चन का उसका भी बी पार्ट गलती से छूट गया है तो कितना मार्क्स मिलेगा? देखिए, क्वेश्चन यदि आपका छूट जाएगा दोस्तों तो मुझे लगता है कि आपका 18 से 20 नंबर के आसपास 20-25 नंबर मिलेगा यदि आप सही से लिखे हैं तो। कोशिश कीजिए पूरा क्वेश्चन लिखने का, ठीक है, कोशिश कीजिए पूरा क्वेश्चन लिखने का। लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 16 तक में, अब आते हैं अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 क्या है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं, अस्पृश्यता पर रोक, है ना, मतलब छुआछूत पर प्रतिबंध। मतलब किसी भी कल कारखाने प्रतिष्ठान नियोजन में किसी भी श्रमिकों के साथ छुआछूत की भावना नहीं रखी जाएगी, छुआछूत का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि वह निचली जाति का श्रमिक है तो उसके साथ हम बैठेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। कोई भी श्रमिक हो, चाहे वह निचली जाति का हो या फिर कोई भी श्रमिक हो, उसके साथ अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की भावना नहीं किया जाएगा। और यदि कोई नियोजक या कल कारखाने प्रतिष्ठान में नियोजन कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो अनुच्छेद 17 यह प्रावधान करता है कि उसके विरुद्ध क्या किया जाए, कार्यवाही किया जाए। चलिए, तो 17 तक हमने देखा। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो एक हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 23। और ये आर्टिकल 23 क्या है? तो ये आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या है कि किसी भी श्रमिकों का आर्थिक शारीरिक शोषण नहीं किया जा सकता है ना, शोषण उसका नहीं किया जा सकता है। और यदि कोई नियोजक, अक्सर होता क्या है कि आप जब प्रतिष्ठान में काम करेंगे, किसी कल कारखाने में काम करेंगे तो नियोजकों द्वारा, नियोजक का मतलब समझिए, नियोजक का मतलब क्या होता है, जो कंपनी में पूंजी को निवेश करता है उसी को कंपनी का नियोजक कहा जाता है या उसी को कंपनी का मालिक कहा जाता है। तो जब कोई नियोजक किसी श्रमिक पर क्या करेगा, यदि शोषण करेगा, शारीरिक शोषण करेगा, तो आर्टिकल 23 क्या करेगा, उसे उस शोषण से बचाव करेगा। मतलब इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 23 के तहत कोई भी नियोजक किसी भी श्रमिकों का किसी भी प्रकार से आर्थिक शारीरिक शोषण नहीं कर सकता है। यदि वह शोषण करता है तो श्रमिक क्या करेगा, सीधे जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और नियोजक को इसकी क्या करेगा, कानून की सजा प्राप्त होगी। तो ये आर्टिकल 23 कहता है। फिर आप आएंगे आर्टिकल 24 दोस्तों। तो आर्टिकल 24 में जब आएंगे तो देखेंगे प्रतिष्ठान में कल कारखानों में बालकों के प्रतिषेध पर निषेध, है ना, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। मतलब आर्टिकल 24 यह कहता है कि कोई भी बालक यदि उसने 14 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो तो उसे किसी भी कल कारखाने में, प्रतिष्ठान में, रेलवे में, नियोजन में रखा नहीं जाएगा। मतलब ये बलात् श्रम पर क्या करता है, प्रतिषेध करता है आर्टिकल 24। तो ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने देखा कि किस किस आर्टिकल को हम श्रमिक के तौर पे शामिल कर सकते हैं। चलिए, तो ये मौलिक अधिकार देखे। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप देखेंगे तो उसी तरीके से कई सारे आर्टिकल का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत श्रमिकों के लिए समान कार्य समान वेतन का वितरण किया गया है ना, निश्चित मजदूरी की बात की गई है। ये सारे बात जो है नीति निर्देशक तत्व में की गई है। फिर विधायी शक्तियों का विभाजन में हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत 3 सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके, जी अर्पिता जायसवाल, हेलो जी, बोलिए गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए क्षमता का, चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक की पॉइंट बताया। अब देखेंगे कि कैसे इस प्रश्न का भूमिका लिखेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान में
श्रम संबंधित उपबंधों की व्याख्या करें। याद रखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंधों की व्याख्या कीजिए, तो उसका उपयुक्त आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे आप लिखेंगे ताकि आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए देखते हैं उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। चलिए ये देखिए, तो देखिए आप देख सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध, भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, भूमिका को लिखेंगे। जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न का आंसर आपको कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे ताकि आपको अच्छा मार्क्स देगा। भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध, और ये 50 अंक का पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 50 अंक का पूछा जाएगा। जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए 7 लोग ही देख रहे हैं मात्र, जल्दी से सेशन कीजिए लिंक को। चलिए, तो आप लोग को क्लियर दिख रहा है, जल्दी से यस लिख के बताएं। क्लियर दिख रहा है आप लोग को, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है जो बातें लिखी गई है, जल्दी से बताएं। क्या स्क्रीन दिख रहा है, यस या नो, जल्दी से बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। स्क्रीन दिख रहा है, चलिए लग रहा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अब क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे दोस्तों, भूमिका को लिखेंगे। देखिए भूमिका में लिखेंगे, श्रमिक वर्ग समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और उद्योग एवं राष्ट्र का विकास इस वर्ग की संतुष्टि एवं उत्पादकता से जुड़ी होती है। देखिए श्रमिक वर्ग जो होता है वह समाज का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों। और उद्योग एवं राष्ट्र, जितने भी उद्योग हैं और राष्ट्र, उद्योग के साथ साथ जो राष्ट्र का विकास होता है वह हमारे श्रमिक वर्ग की संतुष्टि पर ही जुटा होता है। तो याद रखिएगा, यदि हमारे श्रमिक संतुष्ट नहीं होंगे, यदि हमारे श्रमिक खुश नहीं होंगे तो वे मन लगाकर काम नहीं करेंगे, और यदि वह मन लगाकर काम नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब हमारा उत्पादन कम हो जाएगा तो हमारा देश का जो आर्थिक ग्रोथ है, जो आर्थिक विकास है, वह क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो श्रमिक का किसी राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान होता है उस राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। देखिए अतः राज्य का इस वर्ग के प्रति अधिक उत्तरदायित्व होता है, मतलब एक राज्य का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वो हमेशा श्रमिकों की कल्याण की बात करे, है ना, हमेशा श्रमिकों की क्या करे, कल्याण की बात करे। यह किसका दायित्व होना चाहिए दोस्तों, तो यह एक राज्य की दायित्व होना चाहिए। और यही दायित्व को मैंने बताया था किस में, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में। मतलब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मतलब क्या हुआ कि राज्य का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह हमेशा श्रमिकों की कल्याण की बात करे, श्रमिकों के साथ कभी भेदभाव नहीं करे, श्रमिकों के लिए कोई ऐसा कानून राज्य ना बना दे या श्रमिकों पर राज्य के द्वारा कोई ऐसा कानून ना थोपा जाए कि श्रमिकों का क्या हो, वहां पे आर्थिक शोषण हो, राजनीतिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसलिए एक राज्य का उत्तरदायित्व होता है कि वह हमेशा श्रमिकों की कल्याण की बात करे। यही कारण है कि भारतीय संविधान में श्रम के प्रति राज्य का विशेष उत्तरदायित्व की अवधारणा स्वीकार करते हुए श्रम से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं, जिन्हें निम्न शीर्षकों में विभाजित कर अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बांट करके बताया था दोस्तों कि सबसे पहले में क्या लिखेंगे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उपबंध। मतलब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उपबंध में कौन कौन सी प्रावधान किए गए हैं। देखिए, द्वितीय योजना के काल के प्रारंभ में भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया तथा संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी शब्द जोड़कर नीति निर्देशक सिद्धांतों में सभी नागरिकों के कल्याण हेतु कार्य करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया।
मतलब मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारा देश जो भारत है वह क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य होगा। तो कल्याणकारी राज्य कहने का मतलब या कल्याणकारी शब्द जोड़ने का मतलब क्या है कि जो हमारे नागरिक हैं उनके कल्याण हेतु राज्य क्या करेगा, नए नए प्रावधान करेगा, चाहे वह श्रमिक हो या नागरिक हो। परंतु चूंकि राज्य बड़ी संख्या में कामगारों को नियोजित करता है, अतः एक लोक सेवा योजक की दृष्टि से, शोषण से श्रमिकों की रक्षा की दृष्टि से, है ना, कल्याण के कार्यों की भारत लागत की दृष्टि से, कल्याण के कार्यों की समरूपता की दृष्टि से, मतलब एक राज्य क्या करता है, भारी मात्रा में कामगारों की नियुक्ति करता है। कभी कभी आप देखेंगे कि एक लोक सेवक की दृष्टि से भी करता है। एक लोक सेवक, जैसे हम लोग यदि बीपीएससी पास करते हैं तो क्या बनते हैं, एक अधिकारी बनते हैं, एक लोक सेवक बनते हैं। तो राज्य क्या करता है, तो हम सब भी एक श्रमिक है, तो राज्य जो है कई दृष्टिकोण से श्रमिकों की नियुक्ति करता है। एक ऑफिसर की नियुक्ति भी राज्य जो है श्रमिक के रूप में ही करता है। यदि हम लोग बीपीएससी पास करेंगे, ऑफिसर बनेंगे, तो हम लोग भी क्या कहलाएंगे, एक लोक सेवक श्रमिक कहलाएंगे। हम लोग भी राज्य के दृष्टिकोण से एक श्रमिक हैं। तो यही देखिएगा कि राज्य बड़ी संख्या में कामगारों को नियोजित करता है, जैसे एक लोक सेवक की दृष्टि से, शोषण से श्रमिकों की रक्षा की दृष्टि से। अब जो श्रमिकों की शोषण हो रहा है उसका रक्षा करने के लिए भी राज्य क्या करता है, पुलिस का गठन करता है, कानून का गठन करता है। तो ये सभी दृष्टिकोण से राज्य क्या करता है, श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रावधान करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी वीडियो देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे की तरफ चलूंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड हो जाता हूं। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अब दूसरा क्या बताया था हमने दोस्तों, दूसरा क्या बताया था, तो दूसरा है हमारा मौलिक अधिकारों में श्रम संबंधित उपबंध। मौलिक अधिकार में कौन कौन से श्रम संबंधी उपबंध करवाए गए थे, मैंने आपको पहले की पॉइंट में बता दिया है, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके उल्लंघन में बनाए गए विधान असंवैधानिक करार दिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए कुछ मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और यदि सरकार हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करके कोई ऐसे प्रावधान बनाती है, कोई ऐसे कानून बनाती है, तो वह कानून या वह प्रावधान क्या हो जाएगा, असंवैधानिक करार हो जाएगा। मतलब उस कानून प्रावधान का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। जिन मौलिक अधिकारों में श्रम के विधान से संबंधित संबंध है वे निम्नलिखित है। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार में श्रम से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। और देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक देख सकते हैं, संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक किए गए प्रावधानों के अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्ति के संबंध में नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध होंगे तथा धर्म, जाति, लिंग, जन्म, निवास, भाषा आदि के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हेतु राज्य की ओर से विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। अब समता के अधिकार में मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो इसे आर्टिकल वाइज करके भी लिख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 14 बताया था विधि के समक्षमता, मतलब कानून के नजर में सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह नियोजक हो चाहे श्रमिक हो। 15 में क्या बताया था, भेदभाव पर रोक, मतलब किसी भी श्रमिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी जन्म स्थान, किसी लिंग, किसी धर्म, किसी जाति का हो।
16 में क्या बताया था, अवसरों की समानता, मतलब सभी श्रमिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। 17 में क्या बताया था, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी भी श्रमिकों के साथ भेदभाव छुआछूत की भावना नहीं लाई जाएगी। ये सारा चीज हम किस में रख सकते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार में रख सकते हैं, यानी कि समता का अधिकार में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। अब चलते आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 19 से 23 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अब स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब जितने भी श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों को विचार की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी श्रमिक किसी भी कल कारखाने में, नियोजन में, प्रतिष्ठान में अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी बातों को बोल सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात क्या है, तो श्रमिक जो है एक बिना हथियार लिए हुए शांतिपूर्ण रूप से क्या कर सकता है, विरोध भी कर सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है। यानी कि श्रमिक जो है नियोजक द्वारा बनाए गए, कोई मान लिया नियोजकों द्वारा कोई ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जो श्रमिकों के हित के लिए नहीं है, तो श्रमिक उसके विरोध में बिना हथियार लिए शांतिपूर्ण क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है। तीसरा क्या है, तो श्रमिक भारत के किसी भी स्थान पर भ्रमण कर सकता है। चौथा क्या है कि वह किसी भी समय संघ बना सकता है, मतलब यदि वो अपने श्रमिकों का एक संघ बना सकता है, यदि नियोजक द्वारा कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं तो उसके विरुद्ध में वह एकजुट होकर के क्या करेगा, एक यूनियन बना सकता है। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे श्रम संघ का जो निर्माण किया गया है। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 19 से 23 तक किए गए प्रावधानों में कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। देखिए सबसे क्या है, शोषण से रक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत सभी प्रकार के बलात्श्रम, बाल श्रम, सभी प्रकार के बलात्श्रम, बाल श्रम और व्यक्तियों के क्रय विक्रय के निषिद्ध किया गया है। मतलब शोषण से रक्षा के अधिकार में किसी भी बलात्श्रम, किसी भी बालकों के साथ श्रम नहीं करवाया जाएगा, व्यक्तियों के क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, चाहे वो श्रमिक हो। श्रमिक पहले क्या होता था कि आजादी के पूर्व क्या होता था कि श्रमिक के रूप में दासों की खरीद बिक्री की जाती थी। अंग्रेज अक्सर क्या करते थे, श्रमिक के रूप में दासों की खरीद बिक्री किया करता था। और लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अब किसी भी श्रमिकों की खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, मतलब व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का किसी भी कारखानों या खाने में नियुक्ति अथवा किसी खतरनाक प्रतिक्रियाओं में लगाए जाने, नियोजित किए जाने को निषेध करता है। अनुच्छेद 24 मैंने आपको पहले बताया कि वह बालक जो 14 वर्ष की आयु नहीं पूरी किया हो उसे किसी भी कारखाने, किसी भी नियोजन या किसी भी विस्फोटक सामग्री चीजों के काम में नहीं लगाया जा सकता है। चलिए उसके बाद है, तो हमने देख लिया यहाँ तक मौलिक अधिकार तक हमने देख लिया जो जो वर्णन किया गया था। अब तीसरा हम क्या देखेंगे दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। देखिए तो नीति स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में श्रम संबंधित उपबंध। अब देखेंगे कि हमारे डीपीएसपी में कौन कौन से श्रम संबंधी उपबंध किए गए हैं। चलिए देखिए तो नीति निर्देशक तत्वों में श्रम संबंधित उपबंध, यद्यपि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व होता है दोस्तों वह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, फिर भी देश की शासन व्यवस्था में इसकी मौलिक रूप से प्रधानता होती है।
क्योंकि इसमें दिए गए निर्देशों के अंतर्गत ही राज्य अपनी नीति संबंधित निर्णयों को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। मैंने पहले बताया था कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही एक राज्य क्या करता है, अपने राज्य को कल्याणकारी बनाने की कोशिश करता है और अपने नीति संबंधित सभी निर्णयों को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों की विवेचना की गई है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में कहां से कहां तक है, 38 से 51 तक है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। अब इनमें से कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंधों का प्रावधान करता है, उनको देखेंगे। देखिए, पहला अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 श्रमिकों के संबंध में क्या कहता है, लोगों को कल्याण के प्रोन्नत करने के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मतलब अनुच्छेद 38 कहता है कि लोग के कल्याणकारी के लिए, लोग कल्याणकारी कार्य हेतु राज्य क्या करेगा, कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, चाहे वो सामाजिक हो या कोई, चाहे वो श्रमिक हो या कोई नागरिक हो। श्रमिक और नागरिक दोनों के लिए क्या करेगा, कल्याणकारी व्यवस्था करेगा, प्रावधान करेगा। कोई भी राज्य श्रमिकों के लिए कोई ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो श्रमिक के लिए क्या हो, श्रमिक के लिए शोषण हो। यानी कि एक राज्य जो है श्रमिकों के कल्याण के दृष्टिकोण से ही कोई प्रावधान बनाएगा। चलिए, संघ बनाने का अधिकार, कुंदन सिंह जी, बिल्कुल संघ बनाने का अधिकार भी है। किसी भी श्रमिक को स्वतंत्रता के अधिकार के तहत क्या है, संघ बनाने का भी अधिकार है। श्रम संघ में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये 38 समझ गए। फिर अनुच्छेद 39 है, राजनीति संबंध में निम्न सिद्धांतों का पालन करेगी। अनुच्छेद 39 में क्या कहता है कि राज्य जो है नीति संबंध में, मतलब कानून बनाने के संबंध में निम्न सिद्धांतों का पालन करेगी। मतलब कोई भी राज्य जब कानून बनाती है, कोई भी राज्य जब कानून बनाएगी तो कानून बनाते समय उसे निम्न बातों को ध्यान में रखकर कानून बनाना होगा। वे बातें कौन कौन सी है, आइए हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, वे बातें कौन कौन सी है। देखिए तो क्या है, पहला क्या है कि सभी स्त्री पुरुषों को जीवन यापन का समान अवसर उपलब्ध हो। मतलब कोई भी राज्य जब कानून बनाएगा तो उसका पहला उद्देश्य क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति की जीवन यापन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ना चाहिए, उसे समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। सामुदायिक साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से वितरित हो कि सभी को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। मतलब संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो कि सभी को समान रूप से क्या हो, समान रूप से प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि संसाधनों का वितरण ऐसा हो कि किसी को अधिक मिले, किसी को कम मिले। ऐसा नहीं कि कोई राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। मान लिया कि अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसमें सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन राशि दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को 100 रुपए दिए जाएंगे, किसी व्यक्ति को क्या 200 रुपये दिए जाएंगे। समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और संसाधनों का वितरण जो होगा वह समान रूप से होगा। आर्थिक क्रिया का संचालन इस प्रकार से हो कि उत्पादन के साधनों एवं धन का संग्रह सामाजिक क्षय या विनाश की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। आर्थिक क्रिया का संचालन भी अच्छे ढंग से होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, तो ये रहा। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। समान कार्य के लिए समान वेतन, कोई भी श्रमिक यदि समान कार्य करेगा तो उसको समान वेतन भी प्राप्त होना चाहिए। पुरुष, महिला एवं कम उम्र के बालक श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं शक्ति का दोष उत्पन्न नहीं हो।
कई महिला श्रमिकों को या फिर किसी ऐसे श्रमिकों को ऐसे काम में, ऐसे नियोजन में शामिल नहीं किया जाए कि उसके क्या है, उसके साथ क्या हो, उसके साथ स्वास्थ्य संबंधित बीमारी उत्पन्न हो। कई सारे हम देखते हैं कि कारखाना होता है, उसमें धुआं निकलता है, कई सारे जहरीली गैस निकलता है, कई सारे अपशिष्ट विस्फोटक पदार्थ निकलता है। तो सरकार को यह उद्देश्य है, सरकार का यह कर्तव्य है कि वैसे प्रतिष्ठान में श्रमिकों के लिए हर आवश्यक उपलब्ध सामग्री करवानी चाहिए जिससे श्रमिक अपने स्वास्थ्य की बचाव कर सके। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब कोई भी प्रतिष्ठान हो, कर कारखाना हो, जब वैसे कुछ खतरनाक कार्य के लिए कोई नियोजित किए जाते श्रमिक, तो उसके लिए कुछ खास उपकरण दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि श्रमिक जब कारखाने में कार्य करते हैं तो अपने हाथ में दस्ताना लगाते हैं, पैरों में जूते पहनते हैं, आंख में चश्मा लगाते हैं मोटा मोटा वाला। तो इस तरीके से सरकार का यह कर्तव्य है कि यदि किसी खतरनाक, किसी विस्फोटक या किसी जहरीले वाले स्थान पर किसी श्रमिकों की नियुक्ति करता है तो सरकार उस श्रमिकों की जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिससे वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सके, वह उसे प्रावधान करवाए। यही है। चलिए उसके बाद क्या है दोस्तों, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शोषण से सुरक्षा प्रदान हो, साथ ही भौतिक एवं नैतिक त्याग की सुरक्षा प्राप्त हो। मतलब बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था है उसमें किसी के द्वारा शोषण नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, इस प्रकार अनुच्छेद 39 के प्रावधान लोक कल्याणकारी राज्य होने का उद्देश्य रखती है। ये सभी देखने से पता चलता है कि हमारा आर्टिकल 39 जो है वह यह दिखा रहा है कि राज्य हमारा जो है वह कैसा है, लोक कल्याणकारी है। मतलब राज्य यदि किसी भी प्रकार का कानून का प्रावधान करती है तो वो हम जैसे नागरिकों के लिए कल्याणकारी होगा, ना कि बाध्यकारी। सही है। चलिए अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 41 पर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए फिर हम लोग अनुच्छेद 41 पर आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आते हैं दोस्तों अब अनुच्छेद 41 पर। देखिए अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के अनुसार सबकी शिक्षा एवं रोजगार का समान अवसर दिलाए, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अयोग्यता तथा आवश्यकता की कम पूर्ति के अन्य मामलों में सबको वित्तीय सहायता दे। मतलब अनुच्छेद 41 करता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको क्या करना चाहिए, आर्थिक विकास की सीमाओं के तहत क्या करना चाहिए, रोजगार, शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अयोग्यता की पूर्ति करने के लिए सभी तरह के प्रावधान किया जाना चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, राज्य कार्य की दशाओं को उचित एवं उत्तम बनाने हेतु मातृत्व लाभ प्रदान करने की व्यवस्था करे। है ना, मातृत्व लाभ, ये मैटरनिटी बेनिफिट है। आपको मैं जब एक्ट पढ़ाऊंगा तो इसके लिए एक अलग एक्ट ही पढ़ना है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, प्रसूति हित लाभ अधिनियम, मातृत्व हित लाभ अधिनियम। मतलब अनुच्छेद 42 जो कहता है वह वैसे महिला के हितों की बात करता है जो क्या है, प्रसूति है, जो क्या है, मैटरनिटी है, या जो क्या है कि गर्भावस्था धारण किया है, उसके लिए अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि उसी महिलाओं को खास संरक्षण प्रदान किया जाए। ये कौन कहता है, हमारा अनुच्छेद 42 कहता है। चलिए अनुच्छेद 43 कहता है, यह अनुच्छेद कृषि, उद्योग एवं अन्य श्रमिकों के जीवन यापन आदि से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि कर्मचारी को निर्वाह मजदूरी, कार्यों के मानवीय दशाओं, रहन सहन के अच्छे स्तर और अवकाश के समय तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का पूर्ण आनंद उठाने की व्यवस्था हो। मतलब अनुच्छेद 43 में कहता है कि हमारे जो श्रमिक हैं उनके जीवन यापन से संबंधित जो भी कार्यकलाप हैं उसकी पूरा सुविधा प्रदान किया जाए राज्य की तरफ से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। चलते हैं अब आगे दोस्तों।
देखिए अनुच्छेद 43 फिर क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो, और यह भी आपको एक टॉपिक के रूप में पढ़ना है, प्रबंध में श्रमिकों की भूमिका, यह प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। यह अनुच्छेद 43 कहता है कि एक प्रबंध में, मतलब एक प्रबंध में श्रमिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक नियोजक और एक श्रमिक के बीच क्या संबंध होना चाहिए, क्या भूमिका होना चाहिए, ये कौन बताता है दोस्तों? यह हमारा अनुच्छेद 43 बताता है। ये कौन बताता है? अनुच्छेद 43 बताता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? देखिए, बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वह श्रमिक का बच्चा हो या चाहे नियोजक का बच्चा हो, कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए क्या होगा? अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 47 क्या कहता है दोस्तों? लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु आहार एवं रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाने की व्यवस्था हो, मतलब लोक के स्वास्थ्य हेतु, लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के लिए क्या हो? उनके रहन सहन के सुधार के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था किया जाए। और इसी के लिए आप लोग देखते हैं कि कई सारे राज्यों में, जिलों में, या फिर कोरोना की जो महामारी है देख रहे हैं, देश की तरफ से क्या करता है? अनाज का वितरण किया जाता है, वो आहार का वितरण किया जाता है, ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य स्तर है वह बना रहे। चलिए तो चलिए देखिए क्या है। इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंध सामान्य रूप से लोगों एवं विशिष्ट रूप से श्रमिकों के कल्याण को प्रोन्नत करने का बोध कराती है। अब तक के जो आर्टिकल को हमने देखा 36 से लेकर के 51 तक में, चलिए एक मिनट, फोन आ रहा है किसी का। चलिए तो अभी तक ले हमने देखा दोस्तों, क्या देखा कि अभी तक हमने जो भी आर्टिकल देखा 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, तो क्या देखा? ये सारे प्रावधान जो है वह नागरिकों के लिए तो विशेष रूप से किया गया ही है, साथ साथ श्रमिकों के कल्याण के लिए भी किया गया है, क्योंकि श्रमिक भी भारत का एक क्या है? नागरिक है। तो जो प्रावधान, जो कानून भारत के एक मान्य नागरिक पर लागू होगा वह श्रमिकों पर भी लागू होगा, यह बात आप याद रखिएगा, क्योंकि श्रमिक होने से पहले वह भारत का एक नागरिक है। कोई भी श्रमिक है वह श्रमिक बाद में है, पहले क्या है? पहले हम सब वी आर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के एक नागरिक हैं। तो ध्यान में रखिएगा, श्रमिक वर्ग के संदर्भ के इसके विशिष्ट प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि इसमें श्रमिकों के लिए कार्य की न्यायपूर्ण एवं मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। सभी आर्टिकलों को पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, मोटा मोटी समझ लीजिए कि इस पर श्रमिकों पर विशेष बल दिया गया है। श्रमिकों की कार्य की दशाओं, उनके स्वास्थ्य संबंधित उपबंध, सभी पर जो है क्या किया गया है? राज्य की तरफ से विशेष बल दिया गया है हमारे नीति निर्देशक तत्व में। चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए चलते हैं अब आगे। अब चौथा हमारा क्या है दोस्तों? विधायी शक्तियों के विभाजन के क्रम से संबंधित प्रावधान। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 11 अध्याय 1 केंद्र, राज्य एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को बांटने की व्यवस्था करता है। हमारा भाग 11 जो है दोस्तों वह क्या है, क्या करता है? तो देखिए, केंद्र एवं राज्य के सरकार के बीच विधायी शक्तियों को बंटवारा करता है ना? कौन करता है? भाग 11 विधान बनाने से संबंधित विषयों को 3 सूचियों में रखा गया है। मैंने आपको बताया था की पॉइंट में ही, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची क्या है? जिसमें उल्लेखित विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, वह संघ सूची कहलाता है। जिसमें उल्लेखित विषयों पर केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है, राज्य सूची कहलाता है। जिसमें उल्लेखित विषयों पर संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं।
और चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि इन सूचियों में क्या क्या प्रावधान श्रमिकों के लिए किया गया है, श्रम संबंधित क्या क्या प्रावधान है। वैसे सभी विषयों पर जिसका उल्लेख राज्य सूची समवर्ती सूची में नहीं है, संसद को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। कोई ऐसा विषय जो कि राज्य सूची समवर्ती सूची में शामिल नहीं होता है, उस पर कानून कौन बना सकता है? तो उस पर कानून कौन बना सकता है? उस पर कानून कौन बना सकता है? तो संघ बना सकता है, संसद बना सकता है। अब्दुल हयात सर, बीपीएससी का क्लास कब से चालू करिएगा? बीपीएससी का क्लास चालू है, बीपीएससी का क्लास चालू है, स्टार्ट है बीपीएससी का क्लास। आप जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए। चलिए तो आप देख लिए। अब देखते हैं दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में रखे गए विषयों का उल्लेख करता है, जिनमें श्रम से संबंधित विषय निम्नलिखित हैं। अब 246 जो है ये तीनों सूचियों का उल्लेख करता है। उनमें से कौन कौन सी सूची में श्रम संबंधित प्रावधान किए गए हैं उसको देखते हैं। देखिए संघ सूची में देखते हैं, क्रमांक 13 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संघ तथा अन्य निकायों में सहभागिता तथा उनके निर्णयों का कार्यान्वयन, ये संघ सूची के क्रमांक 13 में है। क्रमांक 28 मुख्य पतन तथा इससे संबंध अस्पताल, समुद्री यात्री एवं समुद्री अस्पताल, ये सभी किसमें है? क्रमांक 28 में है। क्रमांक 55 में खानों तथा तेल क्षेत्रों में श्रम एवं सुरक्षा का विनिमय, मतलब जो क्रमांक 55 है उसमें खान है या तेल संबंधित जो का क्षेत्र है उसमें कानून कौन बनाएगा? तो संघ बनाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होता है क्रमांक 13 में, उसमें कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। चलिए अस्पताल हो गया, समुद्री यात्री हो गया, समुद्री अस्पताल हो गया, ये सब में संघ सूची में वर्णन किया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। देखिए क्रमांक 55 में खानों तथा तेल क्षेत्र में श्रम सुरक्षा का विनिमय बता दिया। क्रमांक 61 में क्या है? संघीय कर्मचारियों से संबंध औद्योगिक विवाद, मतलब यदि कर्मचारियों के बीच जो औद्योगिक विवाद होता है ना, और कई बार ऐसा होता है क्या है कि उद्योगों में श्रमिक एवं नियोजक के बीच क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है। नियोजक क्या सोचता है? नियोजक सोचता है कि मैंने कंपनी में अधिक से अधिक पूंजी लगाया है, यानी मैं श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ ले सकूं, श्रमिकों को अधिक से अधिक घंटे काम करवा सकूं। और एक श्रमिक क्या सोचता है कि हम नियोजक से अधिक पैसे ले सके और काम कम करें। तो ऐसे में क्या होता है? श्रमिक और नियोजक के बीच जो तालमेल है वह क्या होता है? बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों के बीच क्या होता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक विवाद कहते हैं। ठीक है। और तो ये औद्योगिक विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो ये हमारा संघ करेगा क्रमांक 61 के अंतर्गत। क्रमांक 65 में संघीय एजेंसी एवं संस्थाएं जैसे रेलवे, डाक तार, दूरभाष, वायु, ये सभी में संघ जो है क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। इसमें यदि श्रमिकों की कोई भी समस्या हो तो इसके संबंधित में कानून कौन बनाएगा? संघ सूची यानी कि संघ बनाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। उसके बाद देखिए दोस्तों है क्रमांक 94। क्रमांक 94 में क्या है? इस सूची में किसी भी विषय की जांच, सर्वेक्षण तथा संख्यांकिकी, इसके अलावा संघ पेंशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान आदि का व्यवस्था किया गया है। चलिए ये सब आप उतना नहीं भी लिखेंगे, मैं आपको डिटेल में सिर्फ बता दिया हूं, लेकिन इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आप जब सूची को लिखेंगे तो डायरेक्ट संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची लिख देना है और उसमें से 1-2 एग्जाम्पल आपको दे देना है। चलिए राज्य सूची को देखना है। देखिए क्रमांक 9 में असंगठितों एवं अनियोजितों के लिए राहत आदि तथा राज्य पेंशन, वृत्ति, व्यापार, आजीविका, नियोजन पर कर आदि। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है?
जो श्रमिकों की पेंशन होनी चाहिए, उनका जीवन का जो आजीविका होना चाहिए, वे सभी का राहत की व्यवस्था किया गया है क्रमांक 9 में। चलिए अब देखते हैं समवर्ती सूची में क्रमांक 9 में क्या कहा गया है कि इसमें भी वही बात है कि जो पेंशन वृत्ति है, जो आजीविका है, नियोजन पर जो कर होता है, वे सभी को किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए तो ये सभी आप देख सकते हैं समवर्ती सूची से संबंधित है। देखिए 23 में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, रोजगार एवं बेरोजगारी, 24 में श्रम कल्याण, कार्य की दशाओं सहित भविष्य निधि, 25 में श्रमिकों का व्यवसायिक और प्रौद्योगिक प्रशिक्षण, 36 में कारखाना है। कारखाना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। 45 में राज्य सूची, समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों की जांच एवं संख्यांकिकी, इसके अलावा बॉयलर, विद्युत आदि, ये सब क्या है, ये सब हमारा है दोस्तों समवर्ती सूची में। चलिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं या हमारा नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 257 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को संसद द्वारा पारित श्रम विधानों को लागू करने से संबंधित निर्देश जारी कर सकती है तथा कुछ विशिष्ट अधिकार एवं दायित्व अर्पित कर सकती है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। अब देखिए इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें आपको जब मैं पहले बताया, अब इसको कैसे लिखना है, मैंने तो आपको बहुत सारी बात बता दी, ये एक मैंने आपको टॉपिक के तहत बताया, लेकिन जब आप लिखिएगा तो कैसे लिखना है। सबसे पहले मैंने जो भूमिका बताया, भूमिका लिखना है। आप भी चाहे आप अपने तरीके से भी भूमिका लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध निम्नलिखित रूप से किए गए हैं। फिर आप एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट में लिखेंगे पहले में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, दूसरा में लिखेंगे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के ठीक नीचे में जो जो आर्टिकल को आप रखना चाह रहे हैं वो आर्टिकल को लिख दीजिए। फिर तीसरा में लिखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर उसके अंतर्गत आप जो जो आर्टिकल को रखना चाह रहे हैं उसको लिख दीजिए। फिर चौथा में आप लिखिएगा विधायी शक्तियों का विभाजन, फिर उसके अंतर्गत आप जो जो आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं उसको लिख देंगे। और फिर आप अपने पाठ्यक्रम आपने जो है मुख्य बॉडी पार्ट पे आइएगा और फिर नीचे हेडिंग दे दे के 1 नंबर में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दे करके लिखेंगे। ये 4 चीज को ही आपको लिखना है। और जब विधायी शक्तियों के विभाजन पर आप लिखें तो आप मुख्य रूप से क्या लिखें, तो उसमें सिर्फ यह दर्शा दें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और 1-2 एग्जाम्पल आप उसमें दे दें। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास समय भी कम है, और ज़्यादा लिखेंगे तो आप एक ही प्रश्न में उलझे रह जाएंगे। चलिए तो आप चार्ट के माध्यम से लिखने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। देखिए इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान में कई बिंदुओं पर श्रम संबंधित विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। आपने भी देखा कि कहां कहां उपबंध किए गए हैं, जो इस बात की साक्षी है कि श्रम समस्याओं के बढ़ते महत्व को राज्य भी मान्यता प्रदान करती है। मतलब श्रम संबंधित यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो राज्य भी इसको क्या करता है, महत्व देता है। इससे यह आशा बनती है कि प्रभावशाली तंत्रों एवं श्रम विधानों के उचित प्रशासन से श्रम समस्याओं एवं श्रमिकों की कार्यदशाओं को काफी हद तक सुधार किया जाएगा। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल सम्मेलन, समिति, प्रस्ताव या श्रम विधान इस दिशा में फलदायक सिद्ध नहीं हो सकते। आवश्यकता इस बात की है कि उन प्रस्तावों, सिफारिशों एवं श्रम कानूनों को सही ईमानदारी एवं गंभीरता पूर्वक लागू करने का प्रयास किया जाए। दुखद स्थिति यह है कि हमारे देश में, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी निष्कर्ष में आलोचना भी मैंने किया है, थोड़ी सी आलोचना भी करना है
और उसके बाद फिर हम एक पॉजिटिव निष्कर्ष पे आएंगे। दुखद की स्थिति यह है कि हमारे देश में लाल फीताशाही एवं अफसरशाही आंकड़ों, रिकॉर्डों आदि पर अधिक ध्यान देते हैं तथा कागज पर परिणाम दिखाते हैं। यानी कि हमारा देश का दुखद बात क्या है कि अक्सर लाल फीताशाही होता है, मतलब डाटा बेस पे काम होता है, जमीनी बेस पे कोई काम होता ही नहीं है। यदि आप जमीनी स्तर पर कोई काम देखें तो बहुत ही कम होता है, लेकिन रिकॉर्ड जब आप देखिएगा तो कई सारे योजनाएं जो है सफल हो जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता है। व्यवहार में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा किया गया गंभीर प्रयास भी वांछित परिणाम देने में असफल रहा है। मतलब सरकार जो है श्रमिकों के लिए प्रयास तो करती है, लेकिन वह प्रयास कहीं न कहीं क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, क्योंकि सरकार योजनाएं की तो करती है, योजनाएं तो लाती है, लेकिन उस योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाती है। चलिए कर पाती। अतः सैद्धांतिक उपबंधों के बाद सरकार समिति सम्मेलन पर ध्यान न देकर व्यवहारिक उपायों पर ध्यान दे, तभी श्रम समुदाय को विकसित किया जा सकता है। मतलब अब सरकार क्या करेगा, हम सरकार को उपाय सुझाएंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार क्या करना चाहिए, तो सम्मेलन, समिति, ये सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब देखते क्या है कि कोई भी योजना लाया तो बड़े बड़े सम्मेलन कर लिया गया, बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े ऑफिसर को बुला करके सम्मेलन किया गया, तो उससे हमारा जो श्रमिकों की जो व्यवहारिक स्थिति है वह नहीं सुधरने वाली है। जब तक हम श्रमिकों के पास जाकर के उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तब तक यह श्रमिकों की समस्या दूर नहीं होगी। यही बात इस पे हमने यहाँ पे निष्कर्ष में भी कहा है। चलिए तो देख सकते हैं, अतः सैद्धांतिक उपबंधों के बाद सरकार समिति सम्मेलन पर ध्यान न देकर व्यवहारिक उपयोगों पर ध्यान दे। गौर करिए, व्यवहारिक उपायों पर ध्यान दे, तभी श्रम समुदाय को विकसित किया जा सकता है। मतलब सम्मेलन करने से कोई फायदा नहीं है, क्या करना है, तो व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना है। जो व्यवहारिक उपाय है, श्रमिकों से मिलना चाहिए, श्रमिकों से बात करनी चाहिए, उनसे उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, और जो समस्याएं हैं उनको व्यवहारिक तौर पर उनका समाधान करना चाहिए। तब जाकर के हमारा जो श्रमिक समुदाय है उसका विकास होगा। और जब श्रमिक समुदाय का विकास होगा दोस्तों, तो कि हमारे देश का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। तो हमारे देश का आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए श्रमिकों का हित का प्रावधान करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, मैंने आपको बता दिया है। चलिए, सिंह दंगल, आप LSW इस चैनल पर रेगुलर पढ़ाएंगे सर जी? कुछ क्लासेस आपको रेगुलर होगी, फिर वह पेड क्लास पे ली जाएगी। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। देखिए, ये देखिए, अब मैंने जो आपको की पॉइंट बताया था दोस्तों, आपको इसी की पॉइंट को याद रखना है। और आप यदि इस की पॉइंट को याद रखेंगे तो आप आंसर लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको लिख कर बताया आपको वही लिखना है। आपको लिखना क्या है, आपको सिर्फ यही लिखना है, यही लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। देखिए, मैंने आपको फिर से बताया था, भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अच्छी भूमिका लिख देना है, जो आपको अच्छी लगे। आपको एक अच्छी भूमिका लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप भूमिका लिखेंगे 3, 4, 5 लाइन का, उसके बाद आप लिखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में श्रमिकों के लिए या हमारे भारतीय संविधान में निम्नलिखित श्रम संबंधित उपबंध किए गए हैं। फिर आप एक ऐसा चार्ट बना लेंगे दोस्तों, और वो चार्ट में लिख लेंगे, एक में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है। दूसरा में लिख लेंगे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार जब आप लिखेंगे तो यहीं पर आप ये भी कर लेंगे। जब मौलिक अधिकार लिखेंगे दोस्तों, तो यहीं पे क्या करेंगे, जैसे ही आप मौलिक अधिकार लिखिएगा तो यहीं पे
आप क्या करेंगे, यहीं पे मौलिक अधिकार लिखेंगे और ऐसे 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 कॉलम बना देंगे। मौलिक अधिकार लिख लेंगे। अब इस मौलिक अधिकार में आप कौन कौन से की पॉइंट को रखना चाहते हैं उसे लिख ले। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, आर्टिकल 14 लिखिएगा। फिर क्या लिखिएगा, आर्टिकल 15 लिखिएगा। फिर क्या लिखिएगा, आर्टिकल 16 लिखिएगा। फिर क्या लिखिएगा, आर्टिकल 17 लिखिएगा। फिर क्या लिखिएगा, आर्टिकल 23 लिखिएगा। फिर क्या लिखिएगा, आर्टिकल 24 लिखिएगा। इस तरीके से चार्ट में आप दर्शा दे। ऐसे जब दर्शाएंगे ना तो कॉपी चेक करने वालों को यही लगेगा कि जब इन्होंने की पॉइंट में ये सारी बात को दर्शाया है तो निश्चित रूप से यह मुख्य बॉडी में भी, प्रश्न के मुख्य भाग में भी इस सब बातों को लिखा होगा। तो वैसे में एग्जामिनर को यह जो की पॉइंट है प्रेरित करेगा कि आपकी कॉपी को आगे पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से की पॉइंट को आप लिखे। तो मौलिक अधिकार में ऐसे लिख सकते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आर्टिकल 38 लिख सकते हैं, आर्टिकल 39 लिख सकते हैं, आर्टिकल 43 लिख सकते हैं, आर्टिकल 45 लिख सकते हैं। ये सभी आर्टिकल लिख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब विधायी शक्तियों का विभाजन है, इसमें क्या लिख सकते हैं, तो 3 सूची, इसमें भी 3 कॉलम बना दीजिए। अब इसमें कैसे कॉलम बनाना है देखिए। अब विधायी शक्तियों का लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें भी आप इस तरीके से 3 बना ले। क्या लिख ले, संघ सूची लिख ले, फिर राज्य सूची लिख ले, फिर समवर्ती सूची लिख ले। सम सूची में कौन कौन से प्रावधान है, राज्य सूची में कौन कौन से प्रावधान है, समवर्ती सूची में कौन कौन से प्रावधान है। और इस तरीके का चार्ट आप बना लीजिए। और बनाने के बाद आप याद रखिए 5 मिनट आप इसमें टाइम दे। प्रश्न लिखने से पहले 5 मिनट आप इसमें टाइम दे और आंसर कॉपी पर ही ये काम कर ले, है ना। भूमिका लिख करके नीचे में से लिख ले और उसके बाद आप हेडिंग दीजिए और फिर जैसे जैसे आपने यहाँ पे सजाया है उसको लिखना प्रारंभ कर दीजिए। हेडिंग दीजिए और नंबर 1 में क्या लिखिएगा, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। और फिर हेडिंग दे करके लिखिएगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक कल्याणकारी राज्य कहा गया है और कोई भी राज्य कल्याणकारी तभी होगा जब वह अपने राज्य के अंदर उत्पन्न सभी समस्याओं का क्या करेगा, हल करने का कोशिश करेगा, है ना। और इसके अंतर्गत फिर हम लोग जो प्रावधान बताएं उसको लिखेंगे। फिर मौलिक अधिकार, फिर नंबर 2 में हेडिंग देंगे, लिखेंगे मौलिक अधिकार, लिखेंगे हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आर्टिकल के तहत हमें श्रम संबंधित उपबंध दिखाई देते हैं। फिर लिखेंगे आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता। 15 में क्या लिखेंगे, आर्टिकल 15 में लिखेंगे भेदभाव पर प्रतिषेध। 16 में अवसरों की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 में बलात् श्रम पर निषेध। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आप लिखेंगे कि उसके बाद विधायी शक्तियों का विभाजन में लिखेंगे और फिर अच्छा से 5-7 लाइन का एक निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्ष में हल्का निगेटिव पॉइंट डाल करके उसका उपाय बताते हुए आप अंत कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा आप लोगों का आज का क्लास, जल्दी से बताएं। आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? बस इस की पॉइंट को याद रखना है दोस्तों। बस मैंने जो बताया वह आप नहीं याद रखिए, मैं सलाह दे रहा हूं आपको। मैंने जो बताया वो आप नहीं याद रखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि आप इस की पॉइंट को याद रखते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप कभी नहीं भूलिएगा, आपको उसे अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। हमेशा की पॉइंट को ढूंढे, प्रश्नों के की पॉइंट को समझे और प्रश्नों को फ्रेमिंग करने का प्रयास करें। चलिए प्रश्नों को फ्रेमिंग कीजिएगा तब आप अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया। कुंदन सिंह जी, बिल्कुल कुंदन सिंह। चलिए तो मैं आगे और भी टॉपिक आपके सामने लाऊंगा, ठीक है, बताइए। चलिए बहुत अच्छा। तो आपको यदि पसंद आया हो वीडियो दोस्तों तो आप लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए
अभिमन्यु कुमार कब शुरू हुआ क्लास? सर अभिमन्यु कुमार जी 1:30 बजे क्लास शुरू हुई थी, ये LSW की क्लास थी। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे आज का टॉपिक। मेन टॉपिक हमारा आज का यही था, मेरे बताने का उद्देश्य आप समझ गए होंगे। चलिए अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।